अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाफ से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की एक रियलिटी अनफोल्ड हो रही है कि ये हुकूमत जो कि जिनकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है, ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पाकिस्तान के जो दो बड़े सूबे हैं, वहां पर जो मिनरल्स एंड माइंस है, यानी हमारी जमीनों के नीचे जो मदनियात हैं, जेवरात हैं, अरबों डॉलर्स का खजाना है, उसको लेकर डेस्परेट नजर आ रही है, उतावली हो रही है, जल्दी में नजर आ रही है। और जल्दी में ये मुख्तलिफ हाथ पांव इधर उधर मार रहे हैं कि किसी तरह से दौलत, यानी वो होता है ना जुआरी, और वो या कोई नशेड़ी होता है, माफ कीजिएगा, वो जब नशा खत्म हो जाता है तो वो जिधर हाथ पड़ता है वो मारना शुरू कर दे। ऐसे ही हिकमत अमली इस मौजूदा इलेजिटिमेट गवर्नमेंट की नजर आ रही है, आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, एक और रियलिटी कि जो अमेरिका की नाजायज रियासत है, जिसे हालिया दिनों बिल्कुल ठीक ठाक सेका लगाया है ईरान ने, इजराइल, क्या हम इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर्स कह रहे हैं कि इसमें कोई मजायका ही नहीं है जी, कर दौड़ो, क्या फर्क पड़ता है। अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव तो है यकीनी तौर पर। क्या इन हालात के अंदर के जब एक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है, तो क्या हम इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं या उठाने जा रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि पैदा हो रहे हैं। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, अमेरिका से ज्यादा इजराइल को तस्लीम करने के लिए MBS मोहम्मद बिन सलमान, शेखों का, सऊदी अरब का, पाकिस्तान पर प्रेशर होगा, दबाव होगा, और शायद होगा, इस टाइम में भी बाजूम रोड़ा होगा उसने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, ये इमरान खान फेस होता, पाकिस्तान का लीडर होता, पॉलिटिकल फेस होता, भले ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना होता, लेकिन अगर कलेक्टिव पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल फेस भी होता इमरान खान, अगर लार्जर कैनवस में देखें तो इमरान खान बतौर पॉलिटिकल फेस ऑफ पाकिस्तान एक लीडर के तौर पर बाहर होता, चाहे अपोजिशन में होता चाहे ना होता, लेकिन एक शख्सियत के तौर पर खान ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता, ग्राउंड होल्ड कर रहा होता इस वक्त। तो क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ये इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाता, इतना दबाव इमरान खान के ऊपर डाल पाता, या वो इमरान खान को शेक कर सकता था, या मोहम्मद बिन सलमान के अंदर इतनी ताकत थी, इतना तपड़ था कि वो इमरान खान को ब्लिंक कर पाता? मुझे तो डाउट है ट्रंप भी क्या उसके ऊपर प्रेशर डाल पाता इमरान खान के ऊपर, जितनी क्लैरिटी थी, जो जिस तरह की इमरान खान का ओरा है, पर्सनैलिटी है, जैसे खान का मीटर गूंज जाता है। तो ये एक बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल बल्कि आपके सामने रिपोर्ट करते हैं। और साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि इमरान खान 700 डेज एंड काउंटिंग, 700 दिनों से इमरान अहमद खान नियादी रिजिस्ट कर रहा है, और 700 दिनों से वो शख्स खड़ा है, अकेला खड़ा है, तनहा खड़ा है, 700 डेज और 72 साल प्लस, 70 प्लस ईयर्स ऑफ एज, अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, एक पहाड़, एक तूफान, एक खौफनाक तूफान की तरह, चट्टान की तरह वो बंदा खड़ा है। अच्छा, इन 700 दिनों में इमरान खान का जो बदतरीन दुश्मन था, जो बिल्कुल, यानी राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, या खान है तो यहां हम हैं, दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते, तो बदतरीन इमरान खान का दुश्मन वो भी 700 दिनों बाद ये कहने पर मजबूर हो गया कि यार इस जैसी जेल हम नहीं काट सकते। जिस तरह से ये खड़ा है, कोई बंदा नहीं खड़ा, जेल खा जाती है, जेल आपकी शक्ल खा जाती है, जेल आपकी रूह को निकल जाती है। और 700 डेज एंड काउंटिंग, 700 डेज एंड काउंटिंग, जहां पर बिजली से लेकर बाथरूम के फ्लैश तक किसी के हाथों में, और हाथों में किसके है, जिस फोर्स को आप रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी, और उस आइडियोलॉजी के ऊपर पैरा देने वाला एक शख्स अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। रियलिटी है कि इमरान खान ने जो भी किया है, एक हिस्टोरिक, इमरान खान ने उस इवेंट को बना दिया। वो जेल के अंदर मौजूद है और जेल को उसने एक तारीखी अहमियत दे दी। और ये आप याद रखिएगा, अडयाला जेल की इस बैरक के ऊपर, इस काल कोठड़ी के ऊपर, अडयाला जेल के अंदर मौजूद जो अमला है, ये आने वाले टाइम में किताबें लिखेंगे, उस काल कोठड़ी पर किताबें लिखी जाएंगी, इमरान खान के इन 700 डेज प्लस रेजिस्टेंस के ऊपर, मज़ाहिमत के ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, थीसिस लिखे जाएंगे, लोग इसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन करेंगे, इसके किस्से, कहानियां आने वाले जनरेशन, और शायर आपको शायरी करते हुए नजर आएंगे। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में, दायरा जो अडयाला जेल में जो खान को रोटी देता था, जो खान से मिलता था, जो खान को इवन देखता था दूर से होकर, वो भी इसके ऊपर किताबें लिखेगा, और तारीख इसे एक दिलेर बहादुर शख्स के तौर पर याद रखेगी और इसे इसका नाम लेगी। अब नाज़रीन, जो खबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, आज भी बाकायदा से दूसरी मीटिंग हुई है, और बाकायदा अमीर मुकाम साहब के हवाले कमेटी कर दी गई है, जिन्हें कन्वीनियर बना दिया गया है फाटा के मामलात के ऊपर। अच्छा, एक तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर लोग सड़कों पर निकल आए हैं, वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, और वो किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी की सूरत खराब से खराब तर होती जा रही है, सिक्योरिटी सूरत डिटेरियोरेट कर रही है। ये रियलिटी है जो वहां पर मौजूद है। हुकूमत क्या करना चाह रही है कि ये 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, या फिर कोई ऐसा जुगाड़ लगाकर फाटा को KPK से अलग करना चाह रही है। अच्छा, इससे पहले इस चीज को पाकिस्तानी स्टेट ने, रियासत ने सेलिब्रेट किया था कि हमने फाटा को जम कर दिया है, अब उन्हें वहां पर पैसे मुंतकिल किए जाएंगे, उनकी एक लेजिटिमेसी आ जाएगी, उनकी असेंबली के अंदर एक वॉइस बन जाएगी, एक आवाज के तौर पर वो सामने आएंगे। लिहाजा वहां पर जो एक डिप्राइव जो हमारा एरिया है, ये जो लोग हैं, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। ये रियासत का बयान है, और सेलिब्रेट, पाकिस्तान की मीडिया पर सेलिब्रेट, तालियां बजवाएंगी, और ये ठीक भी था। और जाहिर है यही हाल है, स्टेट्स यही इसी तरह से काम करके अपने लोगों को जोड़ती हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल वॉइस देती है, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर लेकर आती है, उन्हें बोलने की आज़ादी देती। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, जो माहौल बन रहा है कि उसमें
दोबारा से फाटा के अंदर का जो केपी के अंदर इंतजाम था फाटा का या पाटा का, उसे खत्म करके इसे अगेन एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर विफाक ट्रीट करेगा, यानी विफाक जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है जिनकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन है वो ट्रीट करेगा। उसकी बुनियादी वजह है कि वहां पर मदियात है, वहां पर जेवरात है, वहां पर हीरे हैं, वहां पर कीमती पत्थर हैं, वहां पर लिथियम है, पता नहीं क्या क्या बलाएं वहां पर नीचे जमीन के नीचे पड़ी हुई जिनकी अरबों खरबों डॉलर्स की वर्थ है, कीमत है। अच्छा, हमने इन मदियात के बारे में हालिया टाइम में बड़ा शोर सुना, दो तीन चीजों के बारे में सुना। एक तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फिर ओवरसीज आ जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट भी आए, ओवरसीज भी, अल्लाह करे पाकिस्तान फैले फूले, चार पैसे पाकिस्तान के पास होंगे तो मैं और आप भी अमीर हो जाएंगे, लिहाजा हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम नहीं छीन रहे पैसा, यानी जिन ओवरसीज ने यहां पर आकर ट्रंप टावर बनाना था, हमारे कहने से वो ट्रंप टावर वापस नहीं किया। भाई आपको देखकर वो पसंद ही नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि आप इलेजिटिमेट है, और जो भी उनके सामने खड़ा होता है उसे संजीदा ही नहीं लेते। सच्ची बात है, क्योंकि दुनिया डरती तो नहीं है, दुनिया खौफ में तो नहीं आती। हमें तो डरा धमका कर किसी को भी पीरी बरीदी पर लगा देंगे, हम लग जाएंगे। दुनिया नहीं डरती, और दुनिया रियलिटी बेस्ड असेसमेंट करती है। और उसके अंदर अब ये बताया गया कि जनाब मिनरल्स एंड माइंस ये निकालेंगे, बेचेंगे, कर्जे अदा हो जाएंगे, और मेरी और आपकी भूख यानी खत्म हो जाएगी, और मेरी और आपकी जेब में भी चार पैसे आएंगे। लेकिन उसका ये तरीका कार नहीं है। बस ये मदनियात हमने निकालनी है और हमने इनसे फायदा उठाना है। ये हमारे नेशनल रिजर्वायर्स हैं, हमारे खजाने हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स वहां के लोग हैं, इसके लिए जो मैन जिन्होंने जो फैसिलिटीज जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए, ये उनकी जमीनों का है, ये उनके बेड़े की चीजें हैं। लेकिन अब आज इसके ऊपर नाज़रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि उसके अंदर क्या कहा गया है। और बाकायदा से कहा गया कि सिर्फ ये मिनरल्स एंड माइंस के पीछे आ रहे हैं, और ये बड़ी एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जो कि बाकायदा से बनाई जा रही है। अच्छा, इसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे और बाकी भी कुछ शख्स, शाह फरमान भी थे, इसके अंदर शेख वकास भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फाटा के लिए अमीर मुकाम की कन्वीनियरशिप में बनाई गई कमेटी को तहलील किया जाए। कमेटी बनाना वफाक के सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। जाहिर है सूबे की एक सोवरेनिटी है, और जो 18वीं तरमीम है उसके बाद सूबे की अपनी एक हैसियत है, और वो अपने मादनियात हर चीज के बारे में फैसला कर सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने साबिक गवर्नर केपी के शाह फरमान, शेख वकास अकरम, इकबाल अफरीदी और दीगर की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कबायली इलाके हमेशा हसास रहे। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके। फाटा के लिए अमीर मुकाम की एक कमेटी का कन्वीनर मुंतखब किया गया। डाउन न्यूज के मुताबिक उन्होंने कहा कि आज दूसरी मीटिंग थी, लेकिन हमारे फाटा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। 17 में से 14 एमपीज पीटीआई के। अब ये देखें ना, फाटा की लेजिटिमेसी किसके पास है? तहरीक इंसाफ के पास। हमारा कोई भी नुमाइंदा कमेटी में शामिल नहीं गया, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सेनेट, कौमी असम्बली के कौमी असम्बली की सैफरॉन की कमेटियां हैं, मगर किसी भी मीटिंग में फाटा का कोई भी नुमाइंदा नहीं जा रहा है, चूंकि लेजिटिमेसी नहीं है ना। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कमेटी को खत्म किया जाए। कमेटी बनाना वफाक के सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। साबिक गवर्नर शाह फरमान ने कहा कि फाटा को अलग करते वक्त फैसला किया गया था कि अवामी नुमाइंदों के जरिए फंड्स दिए जाएंगे। फाटा के एमएनएस पूरे मुल्क के लिए वोटिंग कर सकते थे, मगर फाटा के लिए नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि फाटा के नुमाइंदों को हक देने का बिल पेश हुआ और मंजूर भी हुआ। एफसीआर का कानून दोबारा उठाया जाएगा, यानी ये दोबारा से फाटा को एक अलग सेपरेट एंटिटी बनाकर उसके ऊपर उसको वफाक के हवाले कर देना, और फिर वहां से मादनियात निकालना। वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बल्कि मैं आज एक देख रहा था, ट्वीट आया है ये फखरुर रहमान साहब का, और ये कह रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन इन डेवलपिंग इन नॉर्थ वजीरिस्तान, बाजोड़, बन्नू, लकी मरवत एज द पीपल मार्च्ड इन थाउजेंड्स अगेंस्ट द इंपेंडिंग मिलिट्री ऑपरेशन। और ये बता रहे हैं कि जो मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में किया जाएगा, उसके लिए लोग सड़कों पर, और नॉर्थ वजीरिस्तान में लोग सफेद झंडे लेकर सड़कों पर आए, और उन्होंने शदीद नारेबाजी की। अब नाज़रीन, जो इजराइल वाला मामला है ये बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, और ये धुआं पकड़ रहा है। कौन किसके साथ वादा करके आया है, और ये पॉलिसी क्या है? यानी हमारी, देखें मसला इस मुल्क का क्या रहा है। आपने जो भी पॉलिसी बनाई है, आपने अवामी स्टेक उसके अंदर शामिल ही नहीं किया। आपने पाकिस्तानी थिंक टैंक, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को उसके अंदर रोल ही नहीं दिया, हिस्सा ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आपने गलत फैसले किए, और बाद में आपने इकरार भी किया कि आपने गलत फैसले किए। पाकिस्तान में जो भी बड़े फैसले हैं वो तनहा हुए हैं। कोई एक या दो बंदे फैसले करके आ जाते थे, वादे करके आ जाते थे, और आकर मुल्क का बिल्कुल पट्टा गोल कर देते। अगर इजराइल को तस्लीम करने के लिए कोई पॉलिसी मौजूद है, तो इस पर एक बड़ी संजीदा किस्म की डिबेट डिस्कशन हो सकती है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, बातचीत हो सकती है, और इस नाजायज रियासत के बारे में एक डिबेट शुरू करवा दें आप यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब बातचीत करवाएं, आप थिंक टैंक्स को बाकायदा से हायर करें, इसके ऊपर खुलकर एक अवामी सर्वेज करवाएं, लोगों से जाकर पूछें, हम पब्लिक में जाए, सड़क पर खड़े शख्स से पूछें कि क्या इस नाजायज रियासत को अमेरिका की तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
اور پھر ایک ایسے ابراہم اکارڈ کے ذریعے حبیب اکرم صاحب نے اس کے اوپر ویلو کیا، برائے مہربانی جا کر سنیں. ابراہم اکارڈ کے مطابق فلسطین کو جو ریاست دی جائے گی اس کی کوئی ملٹری نہیں ہوگی، اور فلسطین کی ریاست کی حفاظت اسرائیل کرے گا. پھر فلسطین کے اندر پولیس نہیں بنا، یعنی پولیس والا ایک بھی نہیں ہوگا، جو بھی پولیس والا ہوگا وہ اسرائیلی ہوگا. فلسطین کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر اسرائیل کو لیجیٹمیسی مل جائے گی، ایک لیجیٹمیٹ حق مل جائے گی کہ وہ وہاں پر اٹیک کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے. اندازہ یہ کیسی اسٹیٹ ہے جس کی کوئی سوورینٹی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہ جیرڈ کوشنر بنا رہا ہے جو کہ خود یہودی ہے، اور یہ نتنیاہو وغیرہ کا بڑا قریبی ہے، ان کا سمجھے کوئی رشتہ دار ہے، میرے خیال میں بڑا کوئی چاچی پھوپھی کا بیٹا ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ تو کشمیر ہے، فلسطین تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، فلسطین تو مسلمانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے. آگے بڑھے جناب. اچھا یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ ہے. یہ پاکستان کے سابق امبیسڈر ہیں عبد الباسط صاحب، انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، امریکہ اور اسرائیل سے اپنے مفادات حاصل کریں. ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات اس میں یہ کریں کہ سعودی عرب سے پہلے تسلیم کریں، کیونکہ اگر سعودی عرب نے تسلیم کر لیا ہم سے پہلے تو جو فروٹس ہم اسرائیل سے یا پھر امریکہ سے لے سکتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے. یہ سابق امبیسڈر پاکستان کے عبد الباسط صاحب کہہ رہے ہیں. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.